वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर में क्रैमर रूल। मैंने बताया था कि सारणिक का प्रयोग युगपत समीकरणों को हल करने के लिए किया गया था। आज हम आपको बताएंगे युगपत समीकरण को सारणिक की सहायता से कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े से बड़े युगपत समीकरण को बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं और क्रैमर रूल के माध्यम से। क्रैमर रूल क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। आते हैं, क्रैमर रूल हल करेंगे युगपत समीकरण के लिए। मैंने माना कि जो युगपत समीकरण हैं, सपोज किया कि a1x प्लस b1y और प्लस c1z इक्वल टू d1, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y और c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन आपको दी हुए हैं। इस तरह अगर आपको समीकरण दिए जाएं, आप क्रैमर रूल की सहायता से कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर दो चर वाले होंगे तो दो समीकरण होंगे, तीन चर वाले होंगे तो तीन समीकरण होंगे, चार चर होंगे तो चार समीकरण होंगे, क्योंकि सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होते हैं। तो चलते हम देखते हैं, तीन चर वाले समीकरण दो चर वाले भी हो सकते हैं, तीन वाले भी हो सकते हैं, चार भी वाले हो सकते हैं। तरीका आपका हल करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। तो युगपत समीकरण इस तरह आपको दिया जाएगा, आप क्रैमर रूल की सहायता से कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिए गए समीकरण से आप डेल्टा निकाल। डेल्टा का मतलब होता है सारणिक। कैसा सारणिक? हमने युगपत समीकरण में चरों के गुणांकों से निर्मित सारणिक। चर के कौन से हैं? चर हैं x, y, z हैं, और a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, ये सब क्या हैं? अचर हैं। इनसे निर्मित आप लिख लीजिए a1, b1, c1 जैसे इक्वेशन वैसे, a2, b2, c2, a3, b3, c3। आप ये आपके डेल्टा निकालेंगे। डिटरमिनेंट डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, अगर डी से भी डिनोट करते हैं, आप कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट से इसे हमने डी ले लिया, डी बराबर ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, युगपत समीकरण में जो डिटरमिनेंट है वो क्या है? चरों के गुणांकों से निर्मित अवयव। जो चर हैं उनके गुणांक माने जो गुणा है, उनसे जो निर्मित हैं, उनसे निर्मित जो है सारणिक हम बनाएंगे। आप देखिए, चाहे पंक्तिवाइज a1 b1 लिखो, चाहे स्तंभ वाइज देखिए जैसे लिखे तो आप a1 a2 a3 जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आप हल करेंगे, यहाँ से आप d का मान निकालेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर d1 कुछ जगह dx dy dz लिखा जाता है, हम यहाँ लिख दिया d1। d1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है पहला स्तंभ को रिमूव कर दिया गया। सारणिक उसी तरह बिल्कुल लिखिए, d1 का मतलब होता है 1, तो 1 को रिमूव कर दिया गया। तो 1 के रिमूव कर, या कुछ लोग dx से भी प्रयोग करते हैं, कुछ राइटर ऐसे लिखते हैं dx, आप dx लिख लीजिए, 1 नहीं लिखते हैं। तो dx का मतलब होता है x वाले अवयव समाप्त सारणिक। तो x वाले अवयव कौन है? a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 समाप्त कर। तो अगर ये रिमूव किया, हटा दिया, तो इसके स्थान पर तो आएगा ही। तो इसके स्थान पर कौन आता? जो कांस्टेंट है। a1 a2 a3 को हटाकर हमने लिख दिया d1 d2 d3, और बाकी सारणिक में जो है उसको उसी प्रकार लिख देंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ से हम मान निकाल लेंगे हल करके। इस तरह आप निकालेंगे, dy निकालेंगे, dy सारणिक बनाएंगे। dy कैसे निकालेंगे? y वाला जो स्तंभ है उसके अवयव को हम रिमूव करें। y वाला कौन है? ये y वाला देखिए, क्वेश्चन से भी देख सकते हैं आप। y क्या है? b1 b2 b3, तो b1 b2 b3 उसको हटा दिया, तो उसके स्थान पर कुछ तो आएगा। उसके स्थान पर कांस्टेंट ही आएगा जिसके साथ चर नहीं है, अर्थात जो लिखा हुआ d1 d2 d3। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 और c1 c2 c3 आ जाएगा, और इसको हम हल कर लेंगे। इसी प्रकार देखिए, सिमिलरली dz निकालेंगे। dz क्या है? z के गुणांक हटाएंगे। z के गुणांक क्या है? जरा देखिए, c1 c2 c3, तो इस जो सारणिक है इससे c1 c2 c3 हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा इसके स्थान पर? कांस्टेंट है। जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है d1 d2 d3। बाकी उसी तरह लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 को मैंने हटा दिया, इसके स्थान पर क्या आएगा? D1 D2 D3 आएगा। और हल करेंगे,
इसको हल कर लेंगे। अब देखिए हमने dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, dz निकाल। dx का मतलब होता है x वाले अवयव को हटाया गया, उसके स्थान पर कांस्टेंट आया। dy का मतलब y वाले कांस्टेंट मतलब अवयव को हटा दिया, d आ गया। dz का मतलब z वाले जो गुणांक हैं, जो कांस्टेंट हैं, उनको मैंने हटा दिया और उसके स्थान पर कांस्टेंट d1 d2 d3 आ गया। अब आपको मान निकालना बहुत ही आसान। अब आप निकालेंगे, अतः x बराबर होता dx अपॉन d। dx सारणिक का मान जो निकाला और d डिटरमिनेंट जो निकाला उसको भाग कर देंगे, x का मान निकल आएगा। y बराबर क्या हो जाएगा dy, y वाला जो सारणिक है और d डिटरमिनेंट को भाग कर देंगे, y का मान निकल आएगा। और z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी से भाग कर देंगे, आपको निकल आया dx dy dz के मान आपको मालूम है, d का भी मान मालूम है, मान कर देंगे, x y z के मान निकला। बहुत आसानी से आप क्रैमर रूल की सहायता से युगपत समीकरण को हल कर सकते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट, तो मैंने बताया था जो युगपत समीकरणों को आसानी से हल करने के लिए सारणिक और आव्यूह का प्रयोग किया जाता। चैप्टर आपका सारणिक चल रहा है, तो सारणिक में क्रैमर रूल की सहायता से कितनी आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, हमने इस तरह आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर और अच्छे से बताएंगे, आपको पूरा समझ में आया। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, समीकरण को क्रैमर नियम से हल कीजिए। पहला जो समीकरण है x + y + 2z = 4, दूसरा समीकरण है x + 2y + z = 1, x + y + z = 2। तीन समीकरण दिए हुए हैं और आप क्रैमर रूल की सहायता से आपको x y z के मान निकालना बहुत ही आसान है। केवल आपको एक या दो सवाल में प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी आप बहुत जब चाहें आप एनी टाइम इसको निकाल सकते हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस होगा उतना भी बहुत कम समय में x y z के मान आप निकाल सकते हैं। देखिए हम हल करते हैं यहाँ पे, तो हम हल करते हैं, हमने बताया था सॉल्यूशन डेल्टा निकालिए। डेल्टा क्या बताया था, डेल्टा से डिनोट करिए या डी से डिनोट करिए, डी डिनोट करिए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसा, जो समीकरण दिए x y z दिए हैं उनके गुणांकों से निर्मित सारणिक का आपको मान निकालना है। तो वो कौन से हैं, देखिए यहाँ पर x y z के गुणांक क्या है 1 1 2, दूसरे समीकरण में x y z के गुणांक क्या है 1 2 1 1 2 1, और तीसरे में है 1 1 1। ये है, आप समझ में आ गया। डिटरमिनेंट है जो चर दिए x y z उनके गुणांकों से निर्मित सारणिक का मान, आपने d बराबर बना लिया। अब इसका मान निकाल लेंगे। मान निकालने के मैंने बताया था सारणिक को हल करते समय अधिक से अधिक जो जीरो बनाना चाहिए, हो सके तो लगातार 2 जीरो अगर बन जाए तो आपका सारणिक बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं, तो ये आप डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए बाई हमने कर दिया r1 रिप्लेस करें r1 - r3 वी गेट, तो ये d बराबर सारणिक का मान आ जाएगा। r1 में r3 घटाना है तो ये घट जाएगा 1 में 0, इधर घट जाएगा 0 और 2 में 1 घट जाएगा 1, बाकी सब कुछ वैसे लिख देना है 1 2 1 1 1 1 हो जाएगा। लगातार 2 जीरो मिल जाए तो तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि में आपका बदल जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब सारणिक के अंदर क्या बच गया, यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा। सारणिक हो जाएगा द्वितीय कोटि का 1 2 1 1, हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2, अर्थात ये हो जाएगा -1 आ जाएगा। आप इस तरह भी इसको हल कर सकते हो। ये सारणिक है, आपने क्या किया, हमने देखा कि r1 में r3 घटा देंगे तो हमें 2 लगातार जीरो मिल जाएंगे, 1 में 1 0, 1 में 1 0, 2 में आ जाएगा 1 और बाकी 1 2 1 1 1 1 लिखा हुआ, लगातार जिधर से जीरो होता है उधर से जाके हम काट देते हैं। सारणी के अंदर बचा 1 2 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल, ये मान आ गया -1 आ गया, डी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, dx। dx क्या होता है, dx बताया था कि जब dx का मतलब होता है x वाला जो अवयव होंगे हटा दिया जाए। x वाले क्या है, देखिए 1 1 1 कहाँ है सारणी में, पहला स्तंभ है 1 1 1, ये मैंने हटा दिया। तो जब ये हट जाएगा तो इसके स्थान पर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है 4 1 2, ये हमेशा जो हटाएंगे कांस्टेंट आएंगे। और कांस्टेंट क्या होते हैं, समीकरण के बराबर जो लिखे होते हैं उस साइड में, जो आपके राइट हैंड साइड में होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो इसके स्थान पर आ जाएगा 4 1 2, बाकी सेम लिख देंगे, ये हट गया तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 1 1, ये वाला हट गया पहला स्तंभ, इसके स्थान पर ये आ गया, बाकी सारणी में लिखा हुआ। अब हम इसका जो है हल कर लेंगे। किस तरह इसको हल करना, आप चाहो तो प्रसार कर लो, आप चाहो तो लगातार जो 2 जीरो अगर आपको मिल जाए तो उससे आप कर सकते हो। तो आप इस बार प्रसार भी कर लो, तो चाहो तो प्रसार करना। r1 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे तो इस तरह जाएगा, इसके ऊपर आप मैंने बताया था क्लोज कर दीजिए इसको ऐसे,
और पेन रख दीजिए। मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बताया था एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में कैसे आप तृतीय कोटि के सारणी का प्रसार करेंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो इसको मैंने बताया था, ये जिसके सापेक्ष करना है वो के अवयव बाहर निकल के आ जाए। यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। तो जब 4 आएगा, ये पहले R1 के सापेक्ष कर दिया तो ये चला जाएगा, ये जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1। अब की बार 1 आएगा तो -1, और ये इधर चला जाएगा तो ये 1 - 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा +2। इधर से ये वाला हटा देंगे तो 1 - 4 आ जाएगा। हल कर लेंगे तो यहाँ 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ -1 - +1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -3 तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - 6 = कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हमने dx का मान निकाल लिया। अब आगे देखिए हम किसका मान निकालेंगे, इसी तरह dy का मान निकालेंगे। dy सारणी क्या होगा, y के अवयव चले जाएंगे। y का अवयव क्या है, जो y के गुणांक देखिए 1 2 1 अर्थात दूसरा स्तंभ है, तो दूसरे स्तंभ के अवयव हटेंगे और क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, 4 1 2 आ जाएगा। तो सारणी में ये रहेगा 1 1 1 और दूसरा हटा तो इसके स्थान पर आ गया 4 1 4 1 2, और बिल्कुल वैसे लिखा रहेगा ये 2 1 1, यानी x रहेगा तो x वाले हटेंगे, y है तो y हटेंगे, हटने के बाद आएगा कौन, कांस्टेंट आएंगे। इसको आप हल करिए, देखिए क्या आता है। इसका भी प्रसार कर लेंगे। R1 के सापेक्ष R1 के अवयव निकालेंगे 1, पहले बता रखा, ऐसे जाएगा, ये चला जाएगा, ये 1 - 2 हो जाएगा, बचेगा -4 आ जाएगा, ऐसे जाएगा तो 1 - 1 ये हो जाएगा, और +2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1, और 1 से कटेंगे 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 अर्थात 2 आ जाएगा। 2 में 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा dy का। इसी तरह सिमिलरली dz निकालेंगे। dz बराबर हो जाएगा, सारणी का मान हो जाएगा, z वाले चले जाएंगे। z वाले क्या, तीसरा स्तंभ है, 2 1 1, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो पहले लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 1, और इसके स्थान पर आएगा 4 1 2, ये आ जाएगा। इसका हम प्रसार करेंगे, तो कैसे प्रसार करेंगे ध्यान दीजिएगा। R1 के सापेक्ष करेंगे, चला जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 - 1, यहाँ -1 आएगा, ये जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 और +4 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे तो 1 - 2 आ जाएगा। हल करके देखिए क्या आ जाएगा, ये 4 में गया 3 बचेगा, ये बचेगा 1 यानी -1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो -1 -4 -5 -5 में 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेंगे। हमने इस तरह इसके मान निकाल लिए हैं। अब देखिए इसके मान निकालने के बाद कैसे आप मान निकाल सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ साइड में जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इधर वाले को हम साफ कर देते हैं। तो इधर आप देखिए, इसको तब तक आप नोट कर लीजिएगा। अतः x बराबर क्या होता है, dx/d। तो dx का मान कितना आपने निकाला, dx का मान आपने निकाला है यहाँ पर जो है dx ये है -1, और d का मान कितना निकाला है, -1। तो कर देंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात कितना आएगा, 1 आ जाएगा। x का मान आ गया 1। y बराबर क्या हो जाएगा, dy/d, और dy का मान कितना है, y वाला सारणी कहाँ, ये 1 है, और d का मान कितना है, -1 है। -1 को 1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -1। ये आपका y का मान आ गया -1। z = क्या हो जाएगा, dz/d। dz सारणी कहाँ, dz का मान आया -2 और d का मान आया -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और z का मान आपका आ गया 2। अर्थात देखिए x बराबर हमने निकाला 1, y बराबर निकाला -1 और z बराबर निकाला हमने 2। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमारा समीकरण चेक कर लीजिए कि हमारा जो आया x के y के z के मान वो सही है कि गलत। दिए गए समीकरण में x y z का मान आप रखिए लेफ्ट में राइट के बराबर आ जाए, सही है। तो x का मान रखिए 1, y का मान 1 और z का मान 2, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ये y का मान -1 है, ये गलती से लिख गया, इसको आप संशोधन कर लीजिए। तो x का मान 1 है, y का मान -1 है और z का मान 2 है। तो x का मान रखेंगे 1, y का मान -1 और z का मान 2 रखेंगे। 2 × 2 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 संतुष्ट कर रहा, 4 आ गया। दूसरे में रख के देखिए x का मान कितना आ रहा है, x का मान 1, y का मान -1 तो रखेंगे तो -2 हो जाएगा, और z का मान कितना है
2 है तो हम ये 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ रहा। 2 समीकरण अगर संतुष्ट, तीसरा स्वतः ही संतुष्ट करेगा। मान रख के देख लेते हैं, x का मान 1, y का मान -1 और z का मान 2 है, और ये 1 से 1 कैंसिल, 2 ही आ रहा। तीनों समीकरण संतुष्ट करें, इसका मतलब मेरा सवाल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हल कर लिया क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की सहायता से XYZ के मान बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं। आप अपनी पुस्तक से क्रैमर रूल के जितने भी सवाल हैं आप लगाइए। जो सवाल आपको नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस संबंधित सवाल को आपको हल करके नया वीडियो बनाकर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।